उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 8 जनवरी साल 2026 की बात है। एक थाना लगता है खुर्जा नगर थाना, और इसी खुर्जा नगर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है अगबाल कट, और इसी अगबाल कट के पास में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। सुबह सुबह का वक्त था, सब लोग अपने अपने कामों के लिए निकले थे। अब जैसे ही कुछ लोग उस प्लॉट के पास से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही इस तरीके की डेड बॉडी, उसके बाद में लोग उस डेड बॉडी के नज़दीक पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उस डेड बॉडी के नज़दीक पहुंचने के बाद में उस शख्स को घुमाकर उसके चेहरे को देखा जाता है, तो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, ऐसा कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था जिसने पहले कभी उस व्यक्ति को देखा हो। लिहाजा इस बात की सूचना तुरंत जो खुर्जा नगर पुलिस थाना है, उस खुर्जा नगर पुलिस थाने में दे दी जाती है, और उसके बाद में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, और आसपास के जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सारे ही लोगों से पुलिस वाले पुनः पूछताछ करते हैं कि तुम में से कोई ऐसा है जो इस व्यक्ति को जानता है क्या। लेकिन दोस्तों, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब उस डेड बॉडी को जानने से पहले ही इनकार कर चुके थे। उसके बाद पुलिस की टीम तफ्तीश बढ़ाती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है एंड पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब डेड बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था, लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार मरने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि दोस्तों, अगर पुलिस मरने वाले व्यक्ति की पहचान शिनाख्त कर लेती है तो उस केस को सुलझाना, उस केस के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाना, ये पुलिस के लिए थोड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि अगर मरने वाले व्यक्ति का ही पता नहीं चलेगा तो फिर पुलिस वाले मोटिव तक कैसे पहुंचेंगे, और मोटिव नहीं मिलेगा तो फिर कातिल को पकड़ पाना असंभव है। अच्छा, पुलिस वालों को भी लग रहा था कि आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करेंगे, किसी के घर का कोई व्यक्ति गुम होगा, वो ढूंढ रहा होगा, आएगा, डेड बॉडी को क्लेम करेगा, हम लोग मोटिव तक पहुंचेंगे, उसके बाद कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले जितना आसान इस केस को समझ रहे थे उतना आसान ये केस था नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग जब इस पूरी स्टोरी को सुनेंगे तो आप लोग पुलिस के इस काम की सराहना करेंगे, सैल्यूट करेंगे। दरअसल डेड बॉडी भेजने के बाद में पुलिस वाले आस पड़ोस के तमाम लोगों से जब पूछताछ करते हैं और वहां से भी जब कोई जानकारी नहीं लगती है तो उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस व्यक्ति की जो फोटोग्राफ्स हमने क्लिक किए हैं उनको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग सर्कुलेट करते हैं। तो सबसे पहले पुलिस के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप में उस फोटोज़ को सर्कुलेट किया जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है, ताकि कहीं से कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो उस फोटोग्राफ्स को देखे, आए, डेड बॉडी को क्लेम करे और हम लोग मोटिव तक पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले चाहे व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर रहे थे, चाहे फेसबुक पर सर्कुलेट कर रहे थे, चाहे इंस्टाग्राम पर सर्कुलेट कर रहे थे, कहीं पर भी इस व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पुलिस वालों के पास आया हो और उसने आकर ये क्लेम किया हो कि ये डेड बॉडी हमारे परिवार के किसी सदस्य की है। लिहाजा इस पूरे एरिया के अंदर डोर टू डोर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि परिवार के लोग ही इस तरीके का करते हैं, तो ऐसे में वो क्यों सामने आएंगे। तो पुलिस वाले डोर टू डोर भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे केस के अंदर पुलिस वालों को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे इस केस को सुलझाएं। लिहाजा पुलिस वाले कड़ी मेहनत करते हैं। उस एरिया के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर लाकर मौत के घाट उतारा गया है, ये फिर मार कर इसकी डेड बॉडी को लाकर यहाँ पर फेंका गया है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों की किस्मत यहाँ भी उनका साथ नहीं देती है। दरअसल जिस एरिया के अंदर उस डेड बॉडी को, जिस खाली प्लाट के अंदर फेंका गया था, वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। अब उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि आस पड़ोस के जो और थाने हैं उन और थानों में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उन जितने भी आस पड़ोस के थाने थे उन तमाम थानों में वो फोटोग्राफ्स भिजवाई जाती है। पूछा जाता है किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की कहीं पर रिपोर्ट अगर दर्ज हो तो हमें बताओ, उसका फोटोग्राफ्स अगर कोई हो तो हमें बताओ। लेकिन जितने भी थाने होते हैं उन तमाम थानों में सूचनाएं भिजवाने के बाद भी पुलिस वाले इंतज़ार करते रहते हैं और पुलिस को कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है। अब जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि जो आस पड़ोस के ज़िले हैं उन ज़िलों में एक बार सूचना भिजवा देते हैं। तो आस पड़ोस के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों के अंदर जितने भी थाने हैं उन तमाम थानों के अंदर सूचना भिजवाई जाती है। बताया जाता है कि फला फला जगह पर एक डेड बॉडी मिली है, हम लोग किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो और वो व्यक्ति अपने घर ना पहुँचा हो। अब उसके बाद में तमाम थानों में इत्तला भिजवाने के बाद में पुलिस वाले इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई शख्स आएगा, डेड बॉडी को क्लेम करेगा, कहीं किसी थाने से फ़ोन आएगा। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों की किस्मत यहाँ पर भी उनका साथ नहीं देती है। किसी भी थाने से कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं आया था कि कहीं पर किसी भी व्यक्ति की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई हो।
अब सवाल ये उठ रहा था कि ये व्यक्ति इस थाने का भी नहीं है, आस पड़ोस के जितने और थाने हैं उन थानों को भी नहीं है, तो फिर आखिरकार ये व्यक्ति रहने वाला कहाँ का है। अब एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसका कत्ल हुआ उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। थाना, एरिया और आस पड़ोस के जो और ज़िले हैं उनके थाने सब खंगाल लिए हैं, कहीं से कुछ मिल नहीं पा रहा है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि आस पड़ोस में जो बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं, जो स्टेट है, उन तमाम स्टेट्स में जाकर ये जानकारी जुटाई जाए कि आखिरकार कहीं से कोई व्यक्ति गायब हुआ है या फिर नहीं। तो उसके बाद में पुलिस वाले ये तमाम तरीके की जानकारी जुटाते हैं। अब इसी बीच में पुलिस के पास में एक फ़ोन आता है जो कि पुरानी दिल्ली से था। पुरानी दिल्ली में एक जगह लगती है कौशिक बिल्डिंग, और इसी कौशिक बिल्डिंग के आसपास एक पुराना कडोली थाना है, अशोकनगर। अब जो पुराना कडोली है उसी में थाना पड़ता है अशोकनगर। उसी अशोकनगर थाने के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, खुर्जा थाने के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि एक नीरज नाम का व्यक्ति है जो कि पुरानी दिल्ली कौशिक बिल्डिंग और पुराना कडोली का रहने वाला है, जो कि फला तारीख से लापता है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लिहाजा जैसे ही ये सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस वाले फोटोग्राफ्स के आधार पर जब मैच करते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली में रहने वाला नीरज ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार नीरज जो कि पुरानी दिल्ली का रहने वाला है, तो फिर उसकी डेड बॉडी बुलंदशहर के इस इलाके के अंदर क्यों मिली, जो अकबाल कट है थाना खुर्जा में। अब ये सवाल पुलिस के जहन में तो था, लेकिन पूछताछ करेगी तो कुछ सामने आएगा। इसकी पुलिस की जो टीम होती है तुरंत नीरज के घर दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने के बाद में नीरज के जो भाई होते हैं अशोक कुमार, जिन्होंने खुर्जा नगर थाने के अंदर मामला दर्ज कराया था, उनसे पूछताछ करती है। अशोकनगर थाने का रहने वाला था ये व्यक्ति। खुर्जा नगर थाने में भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद में जब भाई से पूछताछ की जाती है तो भाई कहता है कि साहब मेरा भाई मिल नहीं रहा है। मेरे भाई की जो पत्नी है उसने मुझे बताया था कि उसके पति मिल नहीं रहे। उसके बाद से मैंने तमाम जगहों पर ढूंढा, कहीं पर कुछ पता नहीं चला। इसलिए साहब मैंने खुर्जा नगर पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब जैसे ही इस तमाम तरीके की चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं, उसके बाद पुलिस पत्नी के पास पहुंचती है। पत्नी से पूछताछ करती है कि घर से कब निकले थे, क्या कह कर गए थे, किसी से कोई दुश्मनी रंजिश वाला मामला है क्या। तो पत्नी भी कहती है कि साहब घर से तो कुछ भी कहकर नहीं गए थे, अमूमन अपने काम पर जाते थे, उसी तरीके से गए हुए थे। लेकिन जब लौट कर नहीं आए तो मैंने ढूंढने की कोशिश की। जब मैं ढूंढ नहीं पाई तो मैंने अपने देवर को इस तरीके की बात बताई। लिहाजा पत्नी के जो बयान थे ये भी पुलिस वाले दर्ज करा देते हैं। लेकिन पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये व्यक्ति जो कभी बुलंदशहर भी नहीं गया, इसकी डेड बॉडी बुलंदशहर में क्यों मिली है। यानी ये चीज़ें साफ थी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया था। अच्छा, साथ लेकर आया था तो वो इस व्यक्ति को जानता भी होगा, क्योंकि डेड बॉडी को ऐसे ही मार कर बुलंदशहर इस खाली प्लाट में लाकर नहीं फेंका जा सकता। हो सकता है कि चलते फिरते आए हो ये दोनों और यहाँ पर लाकर हत्या की गई हो। इसलिए पुलिस वाले जो थे वो इस नीरज की कॉल डिटेल्स निकालते हैं। अब जब नीरज की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो उसमें एक नंबर मिलता है पिंटू नाम के व्यक्ति का। लिहाजा पुलिस की जो एक टीम थी ये पिंटू के पास पहुंचती है, पिंटू को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में पिंटू से पूछताछ करती है कि लास्ट बार तुमसे बात हुई थी, तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन और नीरज के मोबाइल की लोकेशन सेम जगह की थी और तुम बुलंदशहर भी आए थे। तमाम तरीके की डिटेल्स पुलिस निकाल चुकी थी। अब पिंटू के पास भी बचने का कोई रास्ता था नहीं, इसलिए पिंटू जो था ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद एक और नाम बताता है, और वो नाम होता है नीरज की पत्नी का। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले नीरज की पत्नी को भी उठा लेते हैं। उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाली जाती है, क्योंकि पिंटू के ही कहने पर अगर किसी को ऐसे फंसाया भी नहीं जा सकता, पुलिस को प्रूफ चाहिए। तो जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है तो पता चलता है पिंटू नीरज की पत्नी से लगातार बात किया करता था। इसलिए पुलिस नीरज की पत्नी को फ्रंट सीट पर बैठाकर जब पूछताछ शुरू करती है तो उसके बाद में नीरज की पत्नी अपना मुंह खोलती है, और मुंह खोलने के बाद में ये जो कहानी सुनाती है वो कहानी भयावह होती है। दरअसल नीरज की पत्नी बताती है कि उसके जो पति नीरज थे, जब उसके साथ में उसकी प्रेम प्रसंग के साथ में शादी हुई और शादी होने के बाद में जब वो अपने पति के साथ रहना शुरू करती है तो कुछ ही समय के बाद में उसके पति की जो आदत थी उसके सामने आने लगती है। दरअसल उसका पति जो नीरज था ये शराब पीने का बहुत आदी था, जिसकी वजह से ना तो वो ठीक ठाक काम किया करता था, न ठीक ठाक पैसे कमाया करता था, और इसी बात को लेकर घर में अक्सर कलेश हुआ करता था। और नीरज का ही एक बहुत पुराना दोस्त था पिंटू, जो अक्सर नीरज के घर आया करता था। अच्छा, पिंटू जब नीरज के घर आना शुरू करता है तो उसके बाद में नीरज और पिंटू की चूंकि दोस्ती गहरी थी, तो इसी बीच में नीरज की जो पत्नी होती है ये पिंटू के नज़दीक आ जाती है, और आए दिन पिंटू और नीरज की पत्नी के बाद में शारीरिक संबंधी सारी चीज़ें बनने लगती हैं। जब कभी भी नीरज घर से बाहर होता, पिंटू की
जो गर्लफ्रेंड थी यानी नीरज की जो पत्नी, वो पिंटू को कॉल करती और उसे अपने घर पे बुला लेती। अच्छा, इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। इधर जो नीरज था ये शराब पी कर आता, कभी कभी इस महिला की पिटाई भी कर देता अपनी पत्नी की। इस बात से पत्नी जो थी वो आहत हो चुकी थी, इसलिए वो पिंटू से बात करती है कि वो रोज़ रोज़ का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम मुझसे अगर शादी करते हो तो कोई बंदोबस्त करो। अब नीरज के होते हुए शादी हो भी नहीं सकती थी, इसलिए ये फैसला करते हैं कि नीरज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब रास्ते से हटाना है तो कैसे हटाना है, पकड़े भी जाएंगे इस तरीके का डर भी है। तो ये लोग कुछ ऐसी प्लानिंग बनाते हैं कि किसी भी तरीके से डेड बॉडी मिल ना पाए, और डेड बॉडी मिले भी तो डेड बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए। तो उसके लिए क्या करना है, बड़ी प्लानिंग बनाई जाती है। 7 जनवरी साल 2026 के दिन जो नीरज होता है ये पिंटू के साथ बैठा हुआ होता है। इसी समय पिंटू कहता है कि यार उसे बुलंदशहर में कुछ काम है, चलो साथ चलते हैं, रास्ते में तुम्हें थोड़ी बहुत शराब भी पिला देंगे। नीरज जो था पिंटू का चूंकि दोस्त था, इसलिए उसकी बातों में आ जाता है और ये लोग 7 जनवरी को आनंद विहार से बुलंदशहर के लिए निकलते हैं। बुलंदशहर निकलते हैं। बुलंदशहर निकलने के बाद में ये लोग ऑटो से खुर्जा इलाके में पहुंचते हैं और वहाँ पर जो अगबाबल कट है, उसी कट के पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसी प्लॉट में जाकर बैठते हैं और वहीं पर जो पिंटू होता है ये नीरज की गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में एक तेज धारदार हथियार से संतुष्टि के लिए उसके गले पर कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से नीरज की मौके पर ही मौत हो जाती है। बहरहाल जब ये दोनों पूरी कहानी पुलिस को सुनाते हैं तो पुलिस वाले इस कहानी को सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि इसमें एक पत्नी थी जिसने अपने पति को धोखा दिया, एक बचपन का दोस्त था जिसने दोस्ती के रिश्ते पर कलंक लगाया। बहरहाल इस तरीके से इन्होंने नीरज का कत्ल कर दिया और सिर्फ अपने अवैध संबंध और अपने मज़े के लिए एक इंसान की ज़िंदगी छीन ली। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो कुछ कमेंट्स थे वो मैंने सब पढ़ लिए थे और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे सुझाव मिल सके और मैं आगे ऐसे ही कहानियां आप लोगों तक लेके आ सकूं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।